किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हैं, सरोजनी नायडू से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन लाइफ एंड वर्क्स ऑफ सरोजनी नायडू। खासकर BBMQ या विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो सेमेस्टर 2 से जुड़ा हुआ है और कोर 3 में है। इसमें कहा गया है कि इंडिया जो एक हाईली कल्चरल कंट्री है, यहाँ बहुत सारे राइटर्स ने अपना यहाँ इस कंट्री में देश के डेवलपमेंट और लिटरेचर के डेवलपमेंट पे खासकर कल्चरल थीम को लेकर एक्सप्लेन करने का बहुत ही बेहतरीन कोशिश किया है। सरोजनी नायडू उनमें से एक थी और उनको खासकर बताया गया है वो एक ऐसी राइटर थी जिनके फैमिली पूरे संस्कृति माने सांस्कृतिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे। वो यूँ तो हैदराबाद से जुड़ी हुई थी, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन तकरीबन पूरे भारत में सभी जगहों से थे और वो बहुत सारे राइटर से इंस्पायर भी हुई, जिसमें टोरू दत्त वगैरह भी हैं। सी स्टार्टेड राइटिंग, हालांकि उन्होंने शुरुआत में अपने मैंने स्टार्टिंग दौर में जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा लिटरेचर को लेकर, वो वर्स के स्टाइल में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया और फिर वो वहाँ से लिखने के दौरान ही वो इंग्लैंड चली गई और जितना भी अपना एजुकेशनल स्टेटस है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वहाँ उन्होंने इंग्लैंड में भी बहुत कुछ बढ़ाने की कोशिश की अपना। सिवा टच उनका लिटरेचर से जो टच था वो हार्ट रिलेशन था। सी मेट्स विथ मैनी पोइट्स एंड एज वेल एज मैनी क्रिटिक्स। बोला जाता है कि वो हमेशा मिलती रहती थी वहाँ पे क्या बहुत सारे पोइट से और वैसे आलोचकों से जो नई चीज़ें या पुरानी चीज़ों पर आलोचना करते थे और आलोचना के दौरान नई चीज़ें निकल कर सामने आती थी कि क्या हमें एक्सप्लेन करना है। वो ऐसे राइटर जैसे कि साइमन एडमंड्स को लेकर या फिर और भी जैसे इंडियन राइटर में टोरू दत्त हैं, उन लोगों के राइटिंग कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अपने आप में वो मैंने फील करती थी। शी वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ द रामेट्रिस क्लब। वो उनको वहाँ के जो एक बहुत ही एक्सपोजिव क्लब था लिटरेरी से जुड़ा हुआ, राइमेरिट्स क्लब, उसके वो मेंबर भी थी। सिडॉट वॉल्यूम्स ऑफ द पोइट्री। एक बात आप पूरी भाषा में समझ जाएं कि उन्होंने लिखा बहुत ज़्यादा क्या पोइट्री किस सरोजनी नायडू का जो पोइट्री है वो इमेजिनेटिव बहुत ज़्यादा होता था। मतलब वो ऐसा लिखती थी जैसे उनके अंदर का कल्पना मात्र को लेकर वो डिफ़ाइन करती थी। बहुत डीप इमोशन होता था राइटिंग से और उनके राइटिंग की सबसे बड़ी खूबसूरती बात यह होती थी इंडियन ट्रेडिशन पूरा झलकता था। मतलब भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा, सिंप्लिसिटी उनका मूल उद्देश्य था और मेलोडी, मतलब एक धुन, एक ग्रेविटी। This is the basic concept of the Sarojini Naidu, that she was not only a writer, she was the writer of simplicity, gravity as well as the melody skill। आप समझ सकते हैं कि कोई भी राइटर जब किसी चीज़ को लिखता है तो उसका मूल उद्देश्य ये होता है कि सामने वाला जो चीज़ उसको पढ़ रहा हो तो उसको अच्छा लगे। इस बात का वो हमेशा ध्यान रखती थी एंड वो उन्होंने ये बात का भी पूरा ध्यान रखा कि किस तरीके से पी.वी. शैली साहब अपने प्राइमरी एज में अपनी चीज़ों को लेकर डिफ़ाइन करते थे। प्रकृति के साथ इनका एक अजीब सा जुड़ाव था, इसलिए उन्होंने नाइटिंगेल को डिफ़ाइन करने की कोशिश की इंडिया में। देयर इज़ अ ग्रेट फीचर्स ऑफ द सरोजनी नायडू पोएम दैट शी हैज़ डीप इमोशंस एंड स्ट्रॉन्ग लिरिक्स। मैंने पहले भी बताया कि उनका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसको कह सकते हैं इमोशन और लिरिक को लेकर वो बहुत सेंसिटिव थी और इंग्लिश को रोमांटिक स्केल पर वो डिफ़ाइन करने का मतलब प्रकृति से रोमांटिसिज्म भी उनके लेखन में दिखता था। शी वॉज इन इंग्लैंड, जब वो इंग्लैंड में थी ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक के दौरान उन्होंने काफ़ी ट्रेडिशन को सराहा, ट्रेडिशन को पसंद किया, उसको लेकर लिखा, इंडियन पिक्चर को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। उनका भारत का जो चित्रांकन करने का तरीका था वो रुडयार्ड किपलिंग से मिलता जुलता था। गांधी जी के साथ उनकी मुलाकात 1914 ईस्वी में हुई और वो इतने ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए माना जाता है कि उन्होंने लेखन को छोड़कर डायरेक्ट अपने करियर नहीं, देश सेवा के लिए अपने मन में जो बात उनकी उमड़ी और वो फ्रीडम फाइटर के रूप में वो जाने लगे। एक डिफरेंट तरीके से वो इस देश पे मैंने उनको पॉलिटिकली स्टंट के लिए भी जाना जाता है। स्टंट कहने का मतलब उनका कंट्रीब्यूशन। वी शुड नॉट फॉरगेट द सरोजनी नायडू, उनको हम लोग कभी नहीं भूल सकते या भूलना चाहिए बिकॉज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द सरोजनी नायडू इज़ नॉट कॉमन, इट इज़ अनकॉमन एंड द वर्ड्स एंड द सिस्टम थ्रू दैट सी एक्सप्रेस्ड फॉर द डेवलपमेंट्स ऑफ द इंडियन ट्रेडिशन और द कल्चर, इट इज़ हाईली ट्रिमेंडस। उनका जो प्रकृति को लेकर, संस्कृति को लेकर, परंपरा को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर
जो अपने ऐसे के माध्यम से या अपने पोएम के माध्यम से उन्होंने जो लिखा, इसको शब्दों में आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं। विलेज सॉन्ग के बारे में कहा जाता है सरोजिनी नायडू का एक ऐसा पोएम रहा जहां उन्होंने विलेज लाइफ को बड़ा फोकस किया, जोर दिया और बताया कि अपनी माँ के कहने के बावजूद भी हजारों रिक्वेस्ट उनकी माँ ने शहरी जीवन को लेकर बताने की कोशिश की, लेकिन उनका बस एक ही मुद्दा था कि नहीं, चलो फॉरेस्ट को लेकर एंजॉय करना है, वहाँ बर्ड्स के चिरपिंग को एंजॉय करना है, उसके साउंड्स को एंजॉय करना है, कलर्स को एंजॉय करना है। मतलब उनका ये हमेशा फोकस होता था कि जो मैं लिख रहा हूँ वो हार्ट टचिंग ही नहीं हो, बल्कि मैंने नेचर से भी टच होता है। यह कहा जाता है ना कि एवरी नेचर हैज़ अ डीप इमोशन विथ नेचर, बिकॉज एवरी राइटर के बारे में जब आप सोचेंगे तो राइटर हैज़ डीप इमोशन विथ नेचर एंड नेचर हैज़ डीप इमोशन विथ राइटर। तो दोनों बोथ आर नॉन कंट्रोवर्शियल पार्ट एंड बोथ आर इंटीमेट टू ईच अदर, ये बोला जाता है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। सी ऑल्सो रोट, उन्होंने लिखा पोइट्री रिलेटेड टू द बर्ड्स को लेकर लिखा, बर्ड्स के साउंड्स को लेकर लिखा, बर्ड्स के स्वीट मेलोडी को लेकर लिखा। उनका जो टच था वो लव को लेकर, इमोशन को लेकर, सिंपैथी को लेकर। सरोजिनी नायडू को आप आउटस्टैंडिंग राइटर जो कहा जाता है या पोएट कहा जाता है उसके कैटेगरी में आप उनको रख सकते हैं, क्योंकि उनकी राइटिंग कभी भी ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने ज़बरदस्ती किसी चीज़ को फोकस किया हो। वो बिल्कुल मेटाफोरिकल और सिमिले स्टाइल में लिखते थे। उनका कंक्लूजन वे में जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो वह बिल्कुल सॉफ्ट राइटर और हार्ट टचिंग राइटर थी।